नमस्कार साथियों। आज हम शीत युद्ध के अंतिम चैप्टर शीत युद्ध के प्रभाव के विषय में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर या विश्व राजनीति पर शीत युद्ध का नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव रहे। उन प्रभावों को हम यहाँ देखेंगे कि उस ड्यूरेशन में 1945 से लेकर 1991 तक, जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया, उस ड्यूरेशन में शीत युद्ध चला। और शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच चलने वाला एक वैचारिक युद्ध था। तो हम देखेंगे कि इस वैचारिक युद्ध की वजह से विश्व राजनीति में क्या क्या चेंजेज आए, किन किन देशों ने किन किन नीतियों को अपनाया, किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित हुई। और घटनाओं को पूर्व में हम कवर कर चुके हैं। हमने आपको पूर्व में समझाया कि किस प्रकार शीत युद्ध के कारण क्या हैं, शीत युद्ध की प्रकृति क्या है, शीत युद्ध का वास्तविक अर्थ क्या है, शीत युद्ध की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हुई, जैसे कि आइजनहावर सिद्धांत के बारे में हमने चर्चा की, ट्रूमैन सिद्धांत को देखा, हमने मार्शल योजना देखी, सीटो हमने देखा, वारसा पैक्ट को हमने देखा, क्यूबा संकट को भी आपके सामने हमने चर्चा की, और U2 विमान कांड क्या था इसको भी मैंने आपको समझाया। और उसी कड़ी में हम आज जो देखेंगे वो देखेंगे कि शीत युद्ध का वास्तव में प्रभाव क्या पड़ा विश्व राजनीति पर। तो विश्व राजनीति पर शीत युद्ध के प्रभाव के रूप में हम देखेंगे कि शीत युद्ध ने विश्व राजनीति को अत्यधिक प्रभावित किया, यानी कि बहुत अंदर तक विश्व राजनीति प्रभावित हुई। इसने विश्व में भय और आतंक के वातावरण को जन्म दिया। बिल्कुल ठीक है, यानी कि क्यूबा संकट देख लो या U2 विमान कांड देख लो, ये ऐसी घटनाएं थी जिनसे सीधे तृतीय विश्व युद्ध के सामने लाकर हमें खड़ा कर दिया गया था। तो विश्व में आतंक का और भय का वातावरण बना शीत युद्ध की वजह से, जिससे क्या हुआ, सभी छोटे से छोटा देश और या बड़े से बड़ा देश हो, वो शस्त्रीकरण की होड़ में लग गया, या शस्त्र खरीदने में या बनाने में अपने आप को उसने झोंक दिया। यानी कि हम आपकी जो देशों की जो वास्तविक शक्तियां थी वो पुनर्निर्माण में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ध्यान दिया अपनी सीमाओं की सुरक्षा के ऊपर, अपने शस्त्रों को मजबूत करने पर उन्होंने ध्यान दिया। इससे विश्व क्या है, दो खेमों में विभक्त हो गया, या दो गुटों में विभक्त हो गया। एक तो सोवियत खेमा, एक अमेरिकी खेमा, यानी एक पूंजीवादी गुट और एक साम्यवादी गुट। इन दो खेमों में विश्व विभक्त हो गया। और सैन्य संधियां, सैन्य गठबंधनों को जन्म हुआ। मैंने आपको पूर्व में बताया कि किस प्रकार से सैन्य संधियां बढ़ी, किस प्रकार से सैनिक गुटों का निर्माण हुआ, जैसे नाटो का 1949 में, सीटो का 1954 में, वारसा पैक्ट 1955 में। तो इन जो ये संगठन थे, इनका जन्म भी किसी न किसी वजह से शीत युद्ध के कारण ही हुआ था। शीत युद्ध के वातावरण में यह महसूस किया जाने लगा कि अगला युद्ध भयंकर आणविक युद्ध होगा, क्योंकि पूर्व में हमने केवल उसका छोटा रूप 1945 में जब अपना जो सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था, उससे पूर्व में उसकी एक झलक देखी थी। और वो झलक थी जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा जो फैटमैन अणु बम का प्रयोग किया गया था, जिससे कि जापान एकदम से ख़त्म हो गया था। बहुत बड़ी संख्या में वहाँ रेडिएशन आज भी मौजूद है। तो उसकी भयावहता को हमने पूर्व में देख चुके थे। और तीसरे विश्व युद्ध के समय हम इस चीज़ को मान सकते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो भयंकर आणविक युद्ध होगा, जिससे विश्व तहस नहस हो जाएगा। ये भी शंकाएं या भी ये भी डर हमारे दिमाग में पैदा हो गया था। और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था को इन्होंने पंगु बना दिया था, क्योंकि अमेरिका और जो सोवियत संघ थे वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे। स्थायी सदस्य होने के नाते इन्हें वीटो पावर थी। तो जिस किसी विषय पर सोवियत संघ राजी होता था तो उसी को अमेरिका नकार देता था, और अमेरिका किसी विषय पर राजी होता था तो उसे सोवियत संघ नकार देता था। इससे क्या हुआ, सोवियत संघ की जो कार्यप्रणाली थी वो प्रभावित हो गई, क्योंकि कोई भी कार्य या कोई भी अच्छा कार्य सही नहीं हो पाया। और उसका कारण क्या हुआ कि दोनों ही वीटो पावर का लगातार उपयोग कर रहे थे, जिससे क्या हुआ, विश्व राजनीति का केंद्र बिंदु सुरक्षा की सीमा तक ही सीमित रह गया। मतलब
यानी कि विकास को छोड़कर सभी देश किस में लग गए, अपनी केवल सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित करने में लग गए, जिससे कि उनका ध्यान जो था वास्तविक समस्याओं की ओर न जाकर किन समस्याओं की ओर गया, उन समस्याओं की ओर गया जो विश्व विश्व में कहने का मतलब है कि जो वास्तविक समस्याएं थी उनसे सारे राष्ट्र दूर हो गए और केवल उनकी समस्या क्या समझी उन्होंने, सुरक्षा को उन्होंने अपनी समस्या को समझा कि कभी भी हम युद्ध के साथ हमारा आमना सामना हो सकता है, तो हमें केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करना है, अपने देश को युद्ध से बचाना है। केवल इसी कार्य में सारे देश लगे हुए थे। अब ये सारी समस्याएं तो हमने देख ली कि शीत युद्ध की वजह से ये नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर पड़े कि हम युद्ध और भय के वातावरण में जीने लगे, हम बहुत सारे सैनिक गुटों से जुड़ गए, हमने देखा कि विश्व में शस्त्रों की होड़ बढ़ गई, सारे लोग बड़े से बड़े हथियारों को बनाने में और बेचने में लगे हुए थे, सब देश उन्हें खरीदने में लगे हुए थे, जिससे कि कभी उनके ऊपर अगर संकट आए तो वो उनका उपयोग कर सकें। संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था थी, उसकी सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य के रूप में सोवियत संघ और अमेरिका थे, वो उन्होंने उस संस्था को पंगु बना दिया था। लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रभाव भी पड़े जो सकारात्मक दृष्टि से हम उन्हें देख सकते हैं कि शीत युद्ध के ये सकारात्मक प्रभाव पड़े। पहला सकारात्मक प्रभाव पड़ा कि शीत युद्ध की वजह से विश्व में एक ऐसा गुट भी बना जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में जाना जाता है, जिसमें जो देश शामिल हुए उनकी संख्या आज लगभग 125 है। लेकिन पूर्व में जब शीत युद्ध चल रहा था, उस ड्यूरेशन में भी वे देश जो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना चाहते थे, वो इस गुट से जुड़े, जिसमें 5 बिंदुओं पर पंचशील समझौते या पंचशील सिद्धांतों को अपनाया गया था, जिसके अंदर सभी देशों को अपना शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखने पर जोर दिया गया था कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, उसकी प्रभुसत्ता पर किसी प्रकार का संकट उत्पन्न नहीं करेगा और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने के लिए उन्हें छोड़ा जाएगा। प्रत्येक देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने के लिए स्वतंत्र होगा। तो ये बड़ी खबर थी उस समय की, या बड़ी घटना थी कि इसका जो सकारात्मक प्रभाव आया वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में आया और तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को सही मायने में उपनिवेशवाद से मुक्ति मिली। ये भी एक बड़ी बात थी कि जब पूर्व में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो उससे पूर्व तीसरी दुनिया के देश जो अविकसित देश माने जाते हैं, वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरीके से इंग्लैंड के या फ्रांस के उपनिवेश थे। तो जब वो देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कमज़ोर पड़ गए तो इन देशों को उनकी गुलामी से आज़ादी मिली और उस आज़ादी की वजह से वो स्वतंत्र हुए और स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के पालन को अपनाया और वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुए। अगला इसका जो सकारात्मक प्रभाव पड़ा वो था शीत युद्ध के कारण शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहन मिला। यानी जो भी देश समझदार देश थे या युद्ध से बचना चाहते थे, वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना चाहते थे, उन्होंने युद्ध को त्याग दिया कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे या किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होंगे। और अगला पॉइंट इसका है, शीत युद्ध के कारण तकनीकी और प्रविधिक उन्नति, खास तौर से आणविक शक्ति के विकास में तीव्रता आई, क्योंकि इससे पूर्व में इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाया था अणुशक्ति के विषय में। लेकिन जब विश्व को लगने लगा कि तीसरा विश्व युद्ध ही आणविक युद्ध होगा, तो सभी देश इस दिशा में अपनी रिसर्च को बढ़ाने लगे और देखने लगे कि किस प्रकार से हम अधिकतम इसको उपयोग कर सकते हैं, कैसे इसके संसाधनों को हम इकट्ठा कर सकते हैं, आणविक शस्त्रों को किस प्रकार से बना सकते हैं। तो इस दिशा में कार्य होने लगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र में जो निर्णय शक्ति सुरक्षा परिषद लेती थी, तो वो तो पंगु हो गई थी, क्योंकि वहाँ अमेरिका और सोवियत संघ लगातार अपना हस्तक्षेप बढ़ाते जा रहे थे। तो जो महासभा थी उसके पास शक्ति का हस्तांतरण स्वतः ही हो गया। ये भी एक अच्छी बात थी उस समय की। अगला क्या है, राष्ट्रों के विदेश नीति में यथार्थवाद का आविर्भाव हुआ। यानी कि जो राष्ट्र थे उनकी जो विदेश नीति थी उसमें यथार्थवाद का, मॉर्गेन्थो ने जो यथार्थवाद दिया था उसका समावेश
होने लगा। और शीत युद्ध से शक्ति संतुलन की भी स्थापना हुई, यानी कि प्रत्येक देश किसी न किसी सैन्य खेमे में शामिल हो गया था, जिससे वो छोटा राष्ट्र न रहकर सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत में या शक्ति संतुलन के सिद्धांत में शामिल हो गया था कि अगर उस छोटे देश पर आक्रमण होगा तो भी अमेरिका उसमें हस्तक्षेप करेगा, जिससे कि वो छोटे देश युद्ध से बच गए। यानी कि सोवियत संघ जो साम्यवादी खेमा था और जो पूंजीवादी खेमा या अमेरिका, उन गुटों में जो भी देश शामिल थे वो अपने आप, चाहे वो छोटे ही हों, लेकिन इस प्रकार से पावर का बैलेंस हो गया था कि अगर एक छोटे राष्ट्र पर भी आक्रमण सभी राष्ट्रों के ऊपर आक्रमण माना जाएगा। इसको इस थ्योरी की अधिक ज़्यादा ये थ्योरी ज़्यादा प्रचलित हुई, जिससे कि युद्ध की संभावनाएं शून्य के बराबर हो गई। अब हम थोड़ा सा यहाँ देखेंगे शीत युद्ध के साधन क्या थे, विशिष्ट साधन। तो यहाँ प्रचार विशिष्ट साधन था, शक्ति प्रदर्शन और कमज़ोर और अविकसित राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देना, और जासूसी और कूटनीति, ये मुख्य साधन थे शीत युद्ध के टाइम के। यानी प्रचार और कूटनीति को मैंने पूर्व में आपको समझाया कि प्रचार क्या होता है, प्रोपेगेंडा क्या होता है, यानी कि केवल, और जो अपनी कूटनीति है वो क्या है। ये प्रचार और कूटनीति दो महत्वपूर्ण साधन थे। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि शीत युद्ध के दो प्रमुख साधन थे, प्रचार और कूटनीति। और फिर अन्य साधनों के रूप में चर्चित हुए या विकसित हुए वो थे अविकसित देशों को या फिर जो कमज़ोर देश हैं उन देशों को आर्थिक सहायता देना, इसकी एक साधन के रूप में उभरा। जासूसी करवाना उन राष्ट्रों की जो हमारे शत्रु हैं, उन शत्रु देशों की जासूसी करवाना कि वहाँ किस प्रकार से सैनिक अड्डे स्थापित हैं, वो किन किन सैन्य सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल थी शीत युद्ध के विशिष्ट साधनों के रूप में। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम कल करेंगे।